देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट था पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला क्या था, ये कोई भी बॉडी रहेगा, ये बी पॉइंट, और यहाँ पे ये एक्सिस रहेगा सी, इसका दूरी यहाँ से परपेंडिकुलर एच, सारा मास इधर, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी, और बच्चों आई पी का वैल्यू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तुम्हें आई सी जो ड्रॉ करना है वो आई पी के पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आ गया, ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसके बाद तुम्हारे पास आ गया बेटा, जैसे तुम्हें मैंने रिंग का केस बताया था, अगर इसके एक्सिस के अराउंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 है, और अगर तुम दो परपेंडिकुलर्स ये और ये ड्रॉ करते हो, ये ड्रॉ करते हो, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, और ये जैसे आई जेड है, ये आई एक्स है ये वाला, और ये आई वाई है। तो तुम्हें बताया था कि ये जो रिंग है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और आई एक्स प्लस आई वाई का वैल्यू बच्चों आई जेड, और आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म रिंग है। आई एक्स का वैल्यू आई जेड बाय 2, और आई जेड का वैल्यू तुमने ऑलरेडी डिटरमिन किया था एम आर स्क्वायर बाय 2। और अब रिंग को ही थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, और ठीक है, अब तुमने एक रिंग करा ड्रॉ ऐसे करके, ये सेंटर ऑफ मास आ गया। अब तूने एक एक्सिस ऐसे माना जो इसके टेंजेंट है, नाम देखो इसका, नाम पूरा रखना है, इट इज टेंजेंट टू द रिंग, रिंग के टेंजेंट है, बट आउट ऑफ प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन के आउट ऑफ है। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी, इसका मास है, इसका दूरी आर, और ये आ गया आई जेड। तुम्हारे पास आई जेड का वैल्यू, या सॉरी इसका नाम तुम ए रख दो, आई ए का वैल्यू तुम्हें पता ही है आई सी प्लस एम एच स्क्वायर होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और बच्चे आई सी का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है तुम्हें पता है, एम आर स्क्वायर रिंग के केस में, एम आर स्क्वायर होता है बेटे, एम आर स्क्वायर बाय 2 तो इसके अराउंड होता है। एम आर स्क्वायर बाय 2 तो इसके केस में होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे का सारा मास यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस इस एक्सिस से आर है, मतलब एच की वैल्यू आर दे रखी है। ये बेटा तुम्हारे पास फिर से एम आर स्क्वायर आ गया, जिसकी वैल्यू 2 एम आर स्क्वायर, मतलब इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर। और ये जो तूने एम आर स्क्वायर बाय 2 लिखा है, यू कैन से दिस इज द वैल्यू अबाउट एनी diameter of the ring, about any diameter of ring, ये वैल्यू आ गई। और अगर तुम ऐसे जैसे ये रिंग ड्रॉ करो, और एक एक्सिस तुम ये बना रहे हो जो तूने ऊपर बनाया था अभी,
और इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² था, और एक तुम एक्सिस ये ले रहे हो जो ये वाला है। अब ये भी है तो टेंजेंट ही, ये भी टेंजेंट ही है, ये टेंजेंट टू द रिंग है, बट दिस वाज आउट ऑफ प्लेन ऑफ रिंग, दिस वाज इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो ये तुम इसको और अच्छे से बनाना चाहते हो तो ऐसे बना दो, ये आ गया, एक तो ये आ गया IC और ये टेंजेंट आ गया, इसका नाम तुम P रख लो। तो तुम्हारे पास IP, ये नो डाउट ये इसके पैरेलल है बच्चे, इज इक्वल टू IC प्लस mh²। और तुम्हें पता है कि ये डायमीटर है, ये वाला है ना, ये वाला बच्चे डायमीटर है। तो डायमीटर के अक्रॉस सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। डायमीटर के अक्रॉस, ये देखो, ये डायमीटर के अक्रॉस अबाउट एनी डायमीटर mr²/2, ये mr²/2 है, और h की वैल्यू भी r है, तो ये mr²। बेटा ये आ गया 3/2 mr², इसको याद रखना। IP का वैल्यू 3/2 mr² आ गया, IP का वैल्यू 3/2 mr² आ गया, ये आ गया, ठीक है। और अगर तुम ये सर्कल जो अगर तुम इसमें बनाते, तुम बोलते कि सर इसमें कैसा दिखेगा ये सर्कल, तो पूरा सर्कल ऐसे ड्रॉ करते, सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस और यहाँ पे ड्रॉ करते, ये दोनों के दोनों, ये दोनों ए आ गया, ये वाला एक्सिस ए और ये वाला C, क्योंकि C का वैल्यू इसमें mr²। ओके, ये तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग आ गया। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। रिंग की ओरिएंटेशन ऐसे और ये ऐसे, या तुम ऐसे बना दो और ये पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम। यहाँ पे तो तुम लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे सिर्फ डॉट ड्रॉ करते हो, तो इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mr² आता है। अगर तुम रिंग को ऐसे ड्रॉ करते हो, सेंटर से एक ये लाइन ड्रॉ करते हो और एक ये लाइन ड्रॉ करते हो, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये वाला एक्सिस तो आउट ऑफ प्लेन है, तुम्हें पता है। अब ये रिंग को ऐसे टच कर रहा है, यहां से ये टच कर रहा है इसको, ओके। तो जब तुम इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, या तुम इसको पूरा एक सर्कल बनाओ बच्चे और ये ड्रॉ कर दो, जैसे इसका नाम रख दो PQRS, ये वाला PQRS ऐसे करके, और इसके अराउंड ये भी सेंटर ही है। अब इस एक्सिस के अराउंड, ये वाले एक्सिस के अराउंड, या ये वाले एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो mr²/2 है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें अभी एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया, तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो ऐसे करके, जो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग के पैरेलल है, इसके अराउंड तो mr² होता है, इसका ये दूरी भी r है। या तुम अगर इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दो, ये रिंग है, यहाँ पे ड्रॉ कर दो ये C, और यहाँ पे ये ड्रॉ कर दो, इसका नाम तुम P रख दो चाहे, मतलब यहाँ तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो रिंग को, यहाँ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये रिंग का ड्रॉ का करने का मतलब जितनी भी रिंग्स ड्रॉ करी है ये इन प्लेन ऑफ पेपर है, तभी तुम्हें प्रॉपर रिंग ड्रॉ कर रहे हो। ये रिंग जो है ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, ये चीज। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारे पास IP का वैल्यू इसके अराउंड निकालना होगा,
जो कि IC प्लस mh स्क्वायर होगा, और यह चीज मैंने तुम्हें अभी बताई भी है। IC इसमें mr स्क्वायर है, mr स्क्वायर प्लस h की वैल्यू भी r के बराबर है, देख पा रहे हो। तुम्हारे पास ये 2mr स्क्वायर है। और फोर्थ केस आ गया, तुमने ये ड्रॉ किया, ये आ गया, और एक लाइन ऐसे आ गई। अगर इन द प्लेन ऑफ रिंग ड्रॉ करना चाहते हो, ये आ गया, ये लाइन ये आ गई, इसका नाम 1 लाइन कह दो, इसका नाम 2 लाइन कह दो, जो इसके पैरेलल आ रही है। I2 का वैल्यू I1 प्लस mh स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच में दूरी r, और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो I2 का वैल्यू आ गया। अब इसके अराउंड 1 के अराउंड तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है कितना था, mr स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे h की वैल्यू तुम्हारे पास r है, ये mr स्क्वायर है, ये आ गया 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे ही तुम डिस्क के बारे में बात करोगे, तुम डिस्क को ड्रॉ करोगे, डिस्क के इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है, और अगर तुम ऐसे बनाते हो तो ये आ गया C पॉइंट। एक्सिस को देखना, ये ना वैल्यूज को नहीं देखना है, एक्सिस को भी देखना है। इसमें तुम्हारे पास IC का वैल्यू mr स्क्वायर बाय 2 है। अब तुम्हारे पास फिर से डिस्क आ गया, और अब ये वाले एक्सिस, एक ये और एक ये, इन दोनों एक्सिस में या तो मैं इसे ड्रॉ कर दो, ये आ गया ऐसे और ऐसे। इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट एनी डायमीटर रहेगा, तो इसका नाम IC, क्योंकि तुम्हें तो एक्सिस का नाम ही बदलना है। इसके अराउंड और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 4, जैसे पहले लिखी थी ना ये वाली, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम थर्ड वाले एक्सिस के बराबर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के करवाया था, ठीक है। और फिर ये डिस्क आ गया बच्चों, यहां से ये ड्रॉ किया, यहां से ये ड्रॉ किया, इसके अराउंड तुम्हें निकाला हुआ है, ये mr स्क्वायर बाय 2 होता है। ये दूरी तो h ही है जिसकी वैल्यू r है, इसका नाम P लिख दो, P एक्सिस, P पॉइंट से पास कर रहा है। तुम बनाना चाहते हो इसको, ये C लिख दो। सेंटर ऑफ मास वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रखोगे ना, IC रखोगे, एक्सिस के हिसाब से बस इसका नाम बदल जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी। YP का वैल्यू, IC कितना निकाला तुमने, mr स्क्वायर बाय 2, और इसका दूरी कितना mh स्क्वायर, h की वैल्यू r, YP का वैल्यू बटे 3/2 mr स्क्वायर, YP का वैल्यू 3/2 mr स्क्वायर, ये डिस्क है अभी। फिर तुमने एक डॉट डिस्क लिया हमने, अब तूने ये डायमीटर ड्रॉ किया, इसके करस्पॉन्डिंगली ये ड्रॉ किया, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। इसके अराउंड तूने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला mr स्क्वायर बाय 4, ये देखो इस एक्सिस के अराउंड भी mr स्क्वायर बाय 4, और इसके अराउंड भी mr स्क्वायर बाय 4, दोनों का सम mr स्क्वायर बाय 2। यहाँ तुम इसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दो, एक ये डायमीटर आ गया, एक ये आ गया, या तुम अगर लिखना चाहते हो एक ये डायमीटर आ गया, एक ये आ गया, दोनों चीजें सेम ही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इसका नाम तुम C लिख रहे हो, इसका नाम Q लिख दो, ये C है, इसका नाम तुम R लिख दो, IR लिखो या IQ लिखो, दोनों सेम आएंगे कितने बराबर, IC प्लस mh स्क्वायर। यहाँ पे भी h की वैल्यू R है, यहाँ पे भी h की वैल्यू R है। IC का वैल्यू तो तुम्हें यहाँ पे तुमने निकाला ही हुआ है, कितना होता है mr स्क्वायर बाय 4। इस वजह से तुम्हारे पास आ गया mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर बटे 5/4 mr स्क्वायर।
ये इसका रिजल्ट आ गया, दैट्स इट। क्लियर हो गया ना पॉइंट? ये रिजल्ट्स आ गए। ये इसका रिजल्ट आ गया। ओके, अब देखो आगे, ये डिस्क के सारे केसेस थे बच्चों। अब जैसे तुम्हारे पास आ गया थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। अगर तुम्हें बोला जाए थिन रेक्टेंगुलर प्लेट का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये बेटा ये प्लेट को ऐसे ड्रॉ करो, क्योंकि ये भी एक लेमिना ही गिना जाएगा जो कि 2D स्ट्रक्चर होता है। ये भी एक लैमिनेट गिना जाएगा जो कि 2D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो तुम इसके लिए ड्रॉ करोगे ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब ये x मान लो, ये y मान लो, ये z मान लो। तो तुम्हें अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है कि क्या आता है। सुनो मेरी बात, इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर तुम कोई भी एक जैसे ये तो चलो एक्सिस आ गया ना ओरिजिन के साथ, तुम एक प्लेट मान लो ये वाली, ये वाली, ये लेंथ आ गई और ये ब्रेड्थ आ गई, ये ओरिजिन आ गया, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया ना, इधर और इधर और ये इधर, ये x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया। ठीक है, सुनो, भले ये रेक्टेंगुलर प्लेट है ये वाली, ऐसे तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जैसे तुम लिखो सर IX लिखना है, तो मैं बोलूंगा बेटे अगर तुम IX लिखना चाहते हो तो उसका वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ml²/12 आ जाएगा। और बोलोगे IY लिखना है तो उसका वैल्यू ml² by 12 आ जाएगा। फिर बोलोगे सर IZ लिखना है, YZ इज नथिंग बट IX plus IY, m/12 कांस्टेंट सेम आ गया, L² plus D²। ये तुमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया। अब ये वैल्यूज कैसे आई, ये बहुत सिंपल है, सुनो। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस प्लेट को तुम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो ना, कभी भी ऐसे प्लेट ड्रॉ की हो तो ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होती है, और अगर तुम्हें इन द प्लेन ऑफ पेपर बनानी है तो और अगर तुम्हें इन द प्लेन ऑफ पेपर बनानी है तो कैसे करना है, जैसे ये लेंथ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहते हो, ये लेंथ है, इसको सॉल्व करना चाहते हो तो तुम ये वाला एक्सिस ऐसे ड्रॉ करोगे, ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लेंथ। अब तुम इसके पैरेलल में ऐसे करके ड्रॉ कर दोगे बेटे तो तुम्हारे पास थिन रॉड्स आ जाएंगी। मैंने याद है तुम्हें बताया था, ऐसे ड्रॉ कर दो, ये थिन रॉड्स आ जाएंगी सॉर्ट ऑफ, एंड यू हैव पाइल्ड अप दिस थिन रॉड्स लाइक दिस। उसमें से अगर कोई भी थिन रॉड तुम कंसिडर करते हो और इस थिन रॉड में से परपेंडिकुलर ये पास कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI, इसका नाम तुम
लेंथ के परपेंडिकुलर वाले का नाम तूने ये वाला x लिखा हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर है, देखो ये एक्सिस वैसे पास कर रहा है और ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसका नाम तुमने आई एक्स रखा हुआ है। तो डी आई एक्स का नाम कितना आएगा, इसका मास डीएम आ जाएगा। और ये है तो थिन रॉड ही, थिन रॉड के परपेंडिकुलर में जब तू लाइन ड्रॉ करता है भाई, तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आती है, ml स्क्वायर बाय 12। अब टोटल निकालने का है तो इंटीग्रेट करने का है, क्या बना आई एक्स, डीएम का इंटीग्रेशन एम आ गया, ml स्क्वायर बाय 12। सिमिलरली तुमने एक फिर से रेक्टेंगुलर करा कंसिडर, और अब तूने ये वाला एक्सिस लिया, ये वाला, इसका नाम तूने आई वाई रखा। देखो कैसे, ये ब्रेड्थ है और जो वाई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस ये वाला आएगा ना सारे का सारा, इसके परपेंडिकुलर है। और तुम ये रॉड ऐसे बनाओगे, कोई भी एक रॉड ले लोगे और ये तुमने एक्सिस तो ड्रॉ कर दिया, ये रॉड को सिंपल ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक रॉड है, ये एक्सिस है, तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी, डी आई वाई आएगी। कितनी आएगी, एम, और इस रॉड की लेंथ क्या है, बी, मास इसका रॉड का डीएम बी स्क्वायर, और ये 12 होता है। बताया था ना थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारे पास आई वाई का वैल्यू एम बी वाई स्क्वायर 12 आएगा। ये तुम्हारे पास एक तरह से आई एक्स और आई वाई आ जाएगा, ये एक तरह से तुम्हारे पास आई एक्स और आई वाई आ जाएगा, इसका वैल्यू। इसका वैल्यू हमारे पास आई एक्स और आई वाई आ जाएगा। ओके, ये रिजल्ट आएगा, इसको याद रखना। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रेक्टेंगुलर जो तूने बनाया है अभी उसके बारे में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी से नोट कर। तुमने अभी बनाया, अगर कोई भी तुम एक रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसे बनाते हो बच्चों, तो ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह इसके अराउंड जो आउट ऑफ प्लेन वाला है m बाय 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें कि ये b है और ये लेंथ l है, और इसके अराउंड एम एल स्क्वायर बाय 12 क्योंकि ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, और इसके अराउंड एम बी स्क्वायर बाय 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, नाउ अगर तुम मतलब इसको ऐसे भी ड्रॉ कर दो, चाहे ये प्रॉपर इन द प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, तुम्हें बताया जब टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर दें तो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होती है, पेपर के बाहर। जैसे पेन को, जैसे तुम्हारे पास एक कॉपी है तुम्हारी, तुम कॉपी के ऊपर ऐसे करके पेन रख दो तो ये आ गया इन द प्लेन ऑफ पेपर। अब कॉपी पे तुम पेन को ऐसे खड़ा कर दो 90 डिग्री, तो ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर आ गया। ये लॉजिक, इसका मीनिंग ये है कि ये आ गया, एक लाइन तूने ऐसे ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, एक डॉटेड ड्रॉ किया, ये वाली लाइन का नाम तूने डॉटेड ड्रॉ कर दिया।
ये तुम्हारे पास L है, ये तुम्हारे पास ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर जो है उसका mb स्क्वायर बाय 12, ये सारे एक्सिस के अराउंड है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, क्योंकि ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। और ये जो डॉटेड तूने ड्रॉ किया ये ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12 आएगा। अच्छा नाउ अगर तुम्हें यही चीज ऐसे बोल दी जाए, अगर तुम्हें यही चीज ऐसे बोल दी जाए कि इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बताओ क्या है, और फिर से ये तुम्हें टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, टिल्टेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, रेक्टेंगल इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, और बोल दिया जाए बताओ इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी। उसको रिकॉल करने का है तेरे को, रिकॉल करना है, तो रिकॉल करने के लिए जैसे तुम्हें अभी बताया था, ये लेंथ एल है, ये ब्रेड्थ बी है, ये लेंथ एल है और ये ब्रेड्थ बी है। अब तुम इसके एक्सिस ब्लू वाले एक्सिस के अराउंड ड्रॉ करना चाहते हो, तो तुम एक एलिमेंट इसका देखना, ये वाला जो इसके परपेंडिकुलर आ जाए इस केस में। तो तुम्हें याद है जब तुम रॉड ड्रॉ करते थे और उसका एक्सिस के अराउंड निकालना है तो ml स्क्वायर बाय 3 होता था। अब इस एलिमेंट का मास dm आएगा, तो b इसका लेंथ आ जाएगा, इस एक्सिस के अराउंड हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका नाम p रख दो, तो वो आ जाएगा dm इंटू बी स्क्वायर। बाद में तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, yp आ जाएगा, dm का इंटीग्रेशन m आ जाएगा, mb स्क्वायर बाय 3, dmb स्क्वायर बाय 3 आएगा। वैसे ही जब तुम इस एक्सिस की ड्रॉ करने की बात कर रहे हो तो तुम्हें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जो इसके परपेंडिकुलर हो। इसकी लेंथ एल आएगी और इसकी एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नाम क्यू रख दो, वो आएगा dm इंटू एल स्क्वायर बाय 3। बताया था ना बच्चों, एलिमेंट आएगा ना, एलिमेंट यहाँ पे कौन है, थिन रॉड, थिन रॉड का क्या होता है मास dm। इस केस में लेंथ क्या रही तुमने l, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि ये अबाउट वन एंड ऑफ द रॉड है तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला। बाद में तूने बेटा इंटीग्रेट कर दिया, ये बेटे IQ आ गया, dm का इंटीग्रेशन m आ गया और ये l स्क्वायर बाय 3 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। ये तुम्हारे पास ml स्क्वायर बाय 3 आ गया, सिंपल। ओके तो उसको याद रखिए, ठीक है। बाकी तुम्हें मैंने होलो स्फीयर के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया हुआ है। जैसे हमारे पास कोई होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में 2/3 mr स्क्वायर है, और अगर तुम इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दो ये वाला, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, इसका नाम तुम p रख दो, ये c है, IP आएगा, कितना आएगा, IC के थ्रू कितना है प्लस mr स्क्वायर, कितना आया बच्चों 7/5/3 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है होलो स्फीयर है तो नो डाउट ये मतलब उसके परपेंडिकुलर ही हो गया सरफेस के ना। सर्कल जो होता है उसका टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ सर्कल और ये इन द प्लेन ऑफ सर्कल, और ये ऑलरेडी स्फीयर है तो स्फीयर का तो कुछ ऐसा जोड़ है ही नहीं बच्चों। फिर तुम्हारे पास आ गया सॉलिड स्फीयर। जब तुम बोलोगे सॉलिड स्फीयर है तो ये आ गया सॉलिड स्फीयर है, तो ये आ गया सॉलिड स्फीयर के केस में
इस एक्सिस कह रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर होती है बच्चों, और इसका नाम तुम q रख दो। तो यहाँ पे आई क्यू का वैल्यू, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू 2/5, और सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई कर रहा है, और इसकी दूरी कितनी है यहाँ से r, तो mr स्क्वायर आई क्यू का वैल्यू 7/5 mr स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। एक ना बच्चों जबरदस्त एक पॉइंट आता है, ये सुनना एक बार, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इसमें एक वर्ड आता है बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन, एक वर्ड आता है, इसको हम लोग के के साथ डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग के के साथ डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन को। और ये होता क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली होता क्या है, होता क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? सुनो मेरी बात, मेरा पॉइंट सुनना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ना ये कोई बॉडी थी, लॉजिक समझना बस, इस बॉडी का मास था m, और ये कोई भी पॉइंट था P, और ये आ गया। अब इसके अराउंड तुम्हारे पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया IP। अब तूने क्या किया, तुम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में अब गए, तुमने बोला एक्सिस का नाम P रखो, पर अब बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दो जिसका मास m है। पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका मास m है, और इसका P पॉइंट से दूरी रखो, और उसको ऐसे दूरी रखो कि, मैं फिर से कह रहा हूं ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, के दूरी पे रखो, ताकि इसका नो डाउट अब ये केस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे अपन, m के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मतलब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस जो है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तुम्हारे पास अबाउट एनी एक्सिस है, उसको तुम इक्वेट कर सकते हो बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना के, बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट बना के उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही एक्सिस, उसका नाम तुम रेडियस ऑफ गायरेशन रखते हो, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम तुम रेडियस ऑफ गायरेशन रखते हो, ठीक है।
यू कैन से कि तुम इस बॉडी को ओमेगा के साथ घुमा रहे हो एज इफ यू आर रोटेटिंग दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी. पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब इट इज इक्विवेलेंट रेडियस. एक रेडियस है बेसिकली. इट इज द इक्विवेलेंट रेडियस. It is the equivalent radius of the circular motion for a rigid body. rigid body का, ठीक है. इस वजह से कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस आएगा उसको m के स्क्वायर लिखना और इक्वेट कर देना. जैसे तुम रिंग का बात करो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पे, ये जो एक्सिस आ गया ना इधर, या रिंग ऐसे ड्रॉ किया और ऐसे ड्रॉ किया, इसके अराउंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर. तुम mr स्क्वायर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तुम्हारे पास ऑलरेडी. अब तुम इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख दो? m k स्क्वायर. ये आ गया mr स्क्वायर इज इक्वल टू m k स्क्वायर. m और m कट गया, k कितना आ गया? r के बराबर. इसमें रेडियस ऑफ वेरिएशन और r सेम है. इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारे पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तुम इस रिंग का मास क्या रखा है? m. उसको एक पॉइंट मास बना दो और उसका दूरी तुम r रख दो और उसको ऐसे घुमा दो. क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है? उस एक्सिस के अराउंड बॉडी को घुमाना. उस एक्सिस के अराउंड बॉडी को घुमाना. ठीक है. अगर रिंग का अबाउट डायमीटर हम लेते हैं, मैं भी करवाया था, ये रिंग ड्रॉ किया, ये डायमीटर, यहाँ ये रिंग ड्रॉ किया, ये डायमीटर. अब इनकी एक्स, ये जो डायमीटर तुमने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है? mr स्क्वायर बाय 2. अब तुम mr स्क्वायर बाय 2 को m k स्क्वायर लिख दोगे, m और m कट जाएंगे, k का वैल्यू कितना आ जाएगा? r बाय स्क्वायर रूट 2. इसका मतलब क्या है कि ये जो तूने डायमीटर ड्रॉ किया, ये वाला रिंग का पॉइंट मास बना दो, उसका दूरी अब k कर दो, और ये k का वैल्यू कितना होगा? r बाय स्क्वायर रूट 2, और उसको घुमा दो. फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में तुम रिंग को पॉइंट मास तो बना ही नहीं सकते, है ना? So I think you are now very much aware of the facts, how to consider all that stuff. इसका वैल्यू कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं. ठीक है. Okay, so that is the basics of moment of inertia. ठीक है. अब सुनो आगे. अब बच्चों हम लोग ना एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट करने वाले, इसका नाम है टॉर्क. देखो होता क्या है टॉर्क, मैंने तुम्हें पहले बताया था. ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल फोर्स प्ले करता है, सिमिलरली रोटेशनल मोशन में वही रोल टॉर्क प्ले करता है. ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी को तुम मोशन में लाना चाहते हो, फोर्स अप्लाई करो. रोटेशनल मोशन में तुम बॉडी को रोटेट करना चाहते हो, तो टॉर्क अप्लाई करो. ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है. तो टॉर्क बेसिकली होता क्या है, तुम्हें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट बताते हैं कि टॉर्क इज द कॉज which changes the condition of the rotational motion. Torque is the cause which changes the condition of rotational motion. ठीक है.
and you say the torque is created by a couple of force, force जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। कपल ऑफ फोर्स तुम्हें पता ही है क्या होता है, मतलब जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूसिंग द टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है कि टू फोर्सेस acting on a body such that both are equal in magnitude and opposite in direction and applied on different point called as the couple force, इसको couple force बोलते हैं। बेसिकली टॉर्क जो होता है is also called as the moment of force। मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, मोमेंट वर्ड कब ऐड करते हैं, जब तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो, then that is called as the moment of force। ये थोड़ा सा एक कपल के बारे में जैसे बता देते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, एक फोर्स तुम इधर लगाओ और एक ये पॉइंट है, एक फोर्स तुम इधर लगाओ। इस पॉइंट के हिसाब से जब तुम फोर्स इधर को लगाओगे ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये इसको फोर्स इधर लगाओगे ये इसको ऐसे घुमाएगा। टैप होती है ना, टैप को जब तुम खोलना चाहते हो तो इधर को फोर्स लगाते हो और इधर को लगाते हो और ये टैप ऐसे खुल जाता है रोटेशन के साथ। ओके बच्चों, और जैसे ये इसका आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, तो उसको तुम बोल देते हो, ये इसका नाम लेवर आर्म होता है। लेवर आर्म, ये वाला लेवर आर्म का मतलब इसके अराउंड तुम घुमा रहे हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। बेसिकली लेवर आर्म क्या चीज होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of force। तुम्हें बताया है पहले भी, ये तुम्हारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, गिवन एक्सिस रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द लेवर आर्म। याद रखना, मैं तुम्हें पहले बोला हुआ, इसमें टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी वर्डिंग लाइन जो लिखी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस, लेट इट बी O here, will be the cross product of the R and F, where this point is O, this vector is R, let it be you are applying the force, let it be you are applying the force in this direction, so it is a cross product R cross F, है ना। ऐसे ये एंगल थीटा आ जाएगा, ये आर कैप आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट मार्क कर दोगे या ये पॉइंट को मार्क कर दोगे, इसमें एक फोर्स तुम्हारे पास इधर को लग रहा है एफ कैप और एक रेडियस वेक्टर इधर को लग रहा है आर कैप,
तो डायरेक्शन कौन सी आएगी इसकी, ये घुमाने वाली एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉइंट यही रखो और तुम फोर्स इधर को लगा रहे हो, फोर्स ऑपोजिट लगा रहे हो, ये आर वेक्टर है, ओ पॉइंट के हिसाब से, ओ पॉइंट के हिसाब से तुम्हारे पास फोर्स इधर लग रहा है और तुम्हारे पास आर वेक्टर यूनिट वेक्टर इधर को लग रहा है। और नो डाउट फोर्स का, टॉर्क का फंडामेंटल फॉर्मूला ये होता है आर क्रॉस एफ। ये आर क्रॉस एफ में आर इधर एफ इधर। अब ये तुम इसको कैसे घुमाया इसको, आर क्रॉस एफ को एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाया यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है बस यही करना, जहां पे निकालना है वैल्यू वहां पे दोनों वेक्टर्स को देख लेना किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसको ड्रॉ करना और हमेशा आर क्रॉस एफ करना है। एफ क्रॉस आर हंसने वाली बात होगी, ठीक है। और जब तुम टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट निकालते हो तो जैसे तुम्हें बोल दिया गया आर क्रॉस एफ आएगा, अब उसी के क्रॉस तुम्हारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईओ निकालना होगा जो भी बॉडी का होगा। और जब तुम उसको घुमाओगे उसके बाद अल्फा आएगा, और अल्फा क्या होगा बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अल्फा क्या होगा बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसको याद रखो। और जो टॉर्क होता है बेटे उसका एसआई जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर ही होता है, पर न्यूटन मीटर you cannot say it is equal to joule because force into displacement is also the work done. Newton meter is always, joule is not always true because it is meant for torque again. और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटे वो तुम्हारे पास क्या होगा, m1l2 t-2, m1l2 t-2 ये रहेगा, ठीक है। और अच्छा, जैसे तुम्हें याद है ट्रांसलेटरी मोशन में तुम फोर्स लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ, वैसे ही तुम रोटेशनल मोशन में टॉर्क लिखते हो, और इसमें आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ। और तुम बोलते थे कि जब फोर्स जीरो है तो dp बाई dt जीरो है, अगर ये dp बाई dt जीरो है तो p कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। वैसे ही जब तुम बोलोगे टॉर्क जीरो है तो dl बाई dt जीरो है, dl बाई dt जीरो है तो मतलब l कांस्टेंट है। पर l के बारे में डिटेल हम बाद में करने वाले हैं। ओके, तो इसको तुम याद रखो अच्छे से। ओके, जैसे तुमने न्यूटन्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया था, तो तुमने ये बोला था कि तुम्हारे पास एक अगर ट्रांसलेटरी मोशन है, तो तुम बॉडी पे एक इधर से फोर्स लगा रहे हो F1, एक इधर से फोर्स लगा रहे हो F2, और ये बॉडी मान लो इधर जा रही है एक्सेलरेशन A के साथ, तो ये कहता था सम ऑफ नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस केस में ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, तो ये तुम्हारे पास F1 माइनस F2 आया, जिसकी वैल्यू तुमने m में लिख दी। तो ये ऐसे ही तुम रोटेशनल मोशन में करोगे। तुम्हारे पास एक कोई भी बॉडी आएगा, तुम बॉडी को फिक्स कर दोगे, एक ये पॉइंट आएगा जहां पे तुम फोर्स कुछ ऐसे लगा रहे हो, एक पॉइंट ये आएगा जहां पे तुम फोर्स कुछ ऐसे लगा रहे हो। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमने r1 लिख दिया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमने
R2 लिख दिया, और ये F2 आ गया, ये F1 आ गया। पर इसमें क्या हुआ, तुमने ये बोला कि ये ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे, तो मतलब इसका जो टॉर्क आएगा इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि खुद सोचो, जब तुम इस पे इधर को फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा, जब तुम इससे इधर को फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो दोनों मोशंस क्या आ गई, ऑपोजिट। इस वजह से तुम यहाँ पे बोलोगे टॉर्क का फॉर्मूला तो वही होता है, R1F1, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा R2F2। अब इस एक्सिस का नाम O रख दो, तो इसके आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे तुम मास लिखते थे और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन लिखते थे, यहाँ पे तुम एंगुलर एक्सेलरेशन लिखोगे, तो ऐसे लिखेंगे इसका इक्वेशन। ओके बच्चों।